आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ये बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के बाद अब दिल्ली में बड़का खेला हुआ है और ममता बनर्जी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने दूसरी पार्टी में विलय करने का ऐलान भी कर दिया। यानी कि पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में 80 में से 64 विधायकों ने बगावत की, नेता प्रतिपक्ष का पद ममता के खेमे से छीन लिया। अब लोकसभा में भी टीएमसी के 28 में से 20 सांसद बागी हुए। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। एनसीपीआई यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान हो गया है। काकोली घोष ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ वो काम करेंगे। अब ये सोचिए, करेंगे इस पे चर्चा। पहले काकोली घोष को सुनिए। एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। देखिए भाषा कितनी जल्दी बदलती है। कभी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले नेता अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले स्पीकर को टीएमसी के 20 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अलग सिटिंग अरेंजमेंट करने की मांग की थी, लेकिन कल स्पीकर से मिलते वक्त 17 सांसद ही मौजूद थे। जो 3 सांसद मौजूद नहीं थे उनमें देव अधिकारी, रचना बनर्जी और कालीपत सोरेन मौजूद नहीं थे। अब इस बगावत के बाद ममता बनर्जी के लिए चुनाव चिन्ह बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि विधानसभा में 2/3 बहुमत से पार्टी टूट चुकी है। लोकसभा में भी 2/3 की टूट हो चुकी है। राज्यसभा में 2/3 की टूट बाकी है। हालांकि 13 में से 4 राज्यसभा सांसद तो इस्तीफा ही दे चुके हैं। राज्यसभा में ममता की ताकत अब केवल 9 पर रह गई है। यानी कि जिस ममता के पास टूट से पहले 42 सांसद हुआ करते थे, अब ममता बनर्जी के पास 17 सांसद ही रह गए हैं। 8 लोकसभा, 9 राज्यसभा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। तो ये वो चेहरे हैं, दहाड़ने वाले, चिंघाड़ने वाले, ममता बनर्जी के साथ खड़े होने वाले, आज पाला बदलने वालों में से जाने जाएंगे। सज्जन जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। बैटल ऑफ बंगाल में अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या सिंबल और नाम, ये जो फूलों का जोड़ा है, वो बचा पाएंगी ममता बनर्जी? देखिए, ये जो टीएमसी की जो गुटबाजी है और जो टूट हो रहा है, ये जो मकर जाल वाली स्थिति है, उसमें कुछ चीजें स्पष्ट हैं। व्यवहारिक तौर पे टीएमसी खंड खंड होकर टूट रही है। ऋतुव्रत बनर्जी के अंदर में 60 से ज़्यादा विधायक चले गए। यहाँ पे साइनी घोष, काकिलो घोष के अंदर में 20 से ज़्यादा सांसद चले जाएंगे। राज्यसभा में ऑलरेडी ये हो चुका है। अब ये बात स्पष्ट है कि टीएमसी का बचना मुश्किल लग रहा है। रही बात कानूनी दुविधा वाली, अब वो दुविधा की सुविधा टीएमसी को थोड़ी बहुत है। वो कारण ये है कि जो 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में 10th शेड्यूल में, वाजपेयी जी के समय में, उसमें स्प्लिट वाली जो एक थी कि 1/3 को आप स्प्लिट कर ले और अलग उसको वैधानिक रूप से पहचान दे दे। इंदिरा गांधी ने वो किया था आयाराम गैराम को रोकने के लिए। उसको खत्म किया गया कि कम से कम 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर्स का होना अनिवार्य है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक और चीज स्पष्ट किया, सुभाष देसाई वर्सेस गवर्नर महाराष्ट्र वाले शिवसेना के केस में, कि केवल लेजिस्लेटिव पार्टी ही अनिवार्यता के बात नहीं है, ओरिजिनल पार्टी का भी मर्जर होना चाहिए। लेकिन यहां पे थोड़ी बहुत सुविधा ये मिल जाएगी रेबल कैंप को कि इस पे पहले स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है। स्पीकर का जब डिस्क्रिप्शन आएगा, वो कब फैसला लेंगे, क्या व्यवस्था देंगे, तब तक इनकी वैधानिकता बची रहेगी। उसके बाद फिर वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा स्पीकर का मामला। अब जब वहां पे जाएगा तो इस तरीके से ये जो मर्जर है, ये जब तक फैसला आता नहीं है बचा रह जाएगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पर
टीएमसी एक साइन पोस्ट पार्टी बन के रह गई है। जैसे शेल कंपनी, अभी आप ब्रेक में उदाहरण दे रहे थे ना, जैसे शेल कंपनीज बनती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है टीएमसी नेताओं का इन्वेस्टमेंट हो गया है एक ऐसी ही पार्टी में। आगे आपके नजरिए में वो कानूनी लड़ाई कहाँ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा मैं सज्जन जी शायद स्लिप हो गया होगा। वो जो संशोधन हुआ था वो 10 शेड्यूल वाला, वो इंदिरा गांधी के समय में नहीं, वो राजीव गांधी के समय में हुआ था। अच्छा। 52nd हाँ, राजीव ये हुआ था। एक वो हो जाता है कई दफे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं और जो मर्जर की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि कई दफ़े क्या होता है कि कानून को अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं बनाते हैं, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बनाते हैं, तो कई दफ़े उस समय तत्कालीन तो हमें लाभ मिल जाता है, लेकिन कालांतर में इसके दुष्प्रभाव नज़र आते हैं। जो राजीव गांधी ने भी कानून बनाया था वो तत्कालीन व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, और 2003 में भी जो इस पर संशोधन हुआ वो भी उसी समय एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए बनाया गया था, और उसका अब आप दुष्प्रभाव देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और नैतिकता की बात हम लोग कर सकते हैं इसमें, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से अलग होता है या उस पर व्हिप जारी होता है तो वो नैतिकता के दायरे में आ जाता है। पर वो समूह अगर एक साथ अलग होता है तो समूह तो व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। अगर व्यक्ति पर नैतिकता है तो समूह पर नैतिकता क्यों नहीं लागू होता? बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। जहां तक सवाल ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में या नहीं? बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये मणिपुर के का ही मामला जो था, और वो मेरे ख्याल से 90 के दशक में भी ये बात तय हो गई थी कि स्पीकर का भी जो जुरिस्डिक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पर न्यायालय में जो चुनौती है वो मामला लंबित हो जाता है। जैसे आपने शिवसेना के केस में देखा, वो न्यायालय में इतना लंबित हुआ कि उसके बाद वहां चुनाव हो गए, और जब चुनाव हो गए तो उसके बाद दो गुट अलग अलग। ऐसा तो नहीं, ये भी वहीं तक जा रहा है मामला? ये भी लग रहा है कि ये मामला भी वहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और इसका एक सकारात्मक पक्ष हम देख सकते हैं। हाँ। मैं सकारात्मक पक्ष ये कहना चाह रहा हूं कि खास करके अगर मोदी जी का ये जो तीसरा टर्म है, जिसमें कि अब वो भारत में उन्होंने सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी हो गए, तो जो बहुत सारी जटिलताएं हैं, खास करके जो नारी विधेयक है, रिजर्वेशन वाला विधेयक है, या ऐसे जो जटिल मामले हैं जिसके लिए उनको नंबर्स चाहिए, डिलिमिटेशन का मामला, वो नंबर्स लाने के लिए अगर इस प्रकार से सांसद जुट रहे हैं, और कई दफे ऐसा होता है कि इस तरीके से अगर अंतोगत्वा भारत और भारतीय व्यवस्था को लाभ हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसका एक सकारात्मक पक्ष वही हो सकता है। सबके लिए कुछ कुछ आप देख रहे हैं गेन करने का अवसर है। अभी ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि पार्टी तो जा ही रही है, उनका भतीजा भी मुश्किलों से घिरा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बागी गुट को मान्यता न देने की अपील की। ममता गुट के 2 सांसद कीर्ति आजाद और राज्यसभा की सदस्य सागरिका घोष बागियों से पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरवाजे तक पहुंच गए, और वो अपने साथ ये अर्जी लेकर गए थे कि बागियों को अलग गुट की मान्यता न दी जाए, और जो पार्टी की लाइन से हट रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है, उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे। वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को, और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। उस सीपीआई की भी बात कर ले जहां 12 घंटे पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। देखिए, ये होता है किस्मत का पलटना। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद इसी एनसीपीआई में शामिल हुए हैं। ये पार्टी 2023 में ही बनी। हावड़ा में रजिस्ट्रेशन हुआ, त्रिपुरा में चुनाव लड़ा। पार्टी का चुनाव चिन्ह 7 किरणों वाले पेन की एक निब है। इसे राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों
पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है, वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड आप होगा। क्लेम करेंगे हाँ। टीएमसी आप है बाद में। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदली तो ममता बनर्जी की पार्टी की तस्वीर बदल गई और एनसीपीआई की भी तस्वीर बदलने जा रही है। नहीं, इसे कहते हैं कि मतलब अचानक से कलयुग से सतयुग किसी को मिल जाए। बिल्ली के भाग से छीका टूटा। हाँ बताइए, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी के बाद 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं रातों रात। इनके पास तस्वीर बदली की तकदीर बदली, ये समझना आवश्यक होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि नेशनलिस्ट और सिटीजन, ये दो शब्द इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रवादी भी हैं और नागरिक भी हैं। अब ये अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रही, मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा जो अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में, उसमें से ये एक पार्टी है। मैं अभी सज्जन जी ने इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताया, शांतनु साहा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि बस वो संगठन के अध्यक्ष थे, ये भी समझना मुश्किल है। लेकिन ये है कि रातों रात ये जो पार्टी है, त्रिपुरा में काम करने वाली, बंगाल में रजिस्टर्ड, और अब जो है 20 एमपीज इधर के इनका वरदान प्राप्त हो गया। मुझे लगता है कि इसीलिए ये आवश्यक है कि एक डिबेट ऐसा हो और खुलकर इस पर चर्चा हो कि क्या नैतिकता सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए है या व्यक्तियों से बनाए गए समूह पर भी वो नैतिकता लागू होती है। क्योंकि ये कानून बनाना और कानून को किसी प्रकार से सरकमवेंट कर देना, मुझे लगता है कि ये राजनीति के लिए, और खास करके भारत जिस ओर बढ़ रहा है, जो रसूख भारतीय लोकतंत्र का है, जो भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हैं, वो मुझे ऊपर से ये थोड़ी उसमें समस्याएं आती हैं। ऐसी आपने समस्या की बात कर दी। इस वक्त तो सबसे बड़ी समस्या अभिषेक बनर्जी के सामने है। अभिषेक बनर्जी और उनके अपने बड़े खासम खास जहांगीर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अपने आप को स्वघोषित वो पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, ये ऐसे ही ये सब स्टाइल मार रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान। आज परेड कर रहे हैं ये। जहांगीर खान को फलता पुलिस ने इस बार न सिर्फ हाफ पैंट में परेड करवाई, पाँव में चप्पल नहीं थी, कान पकड़े हुए थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। जिस जहांगीर की ममता सरकार में तूती बोलती थी, उसके गुंडे हिंदुओं को वोट देने से रोकते थे, डराते थे, धमकाते थे। उस जहांगीर का क्या हाल है जरा इस तस्वीर में देखिए। पुलिस ने कमर में रस्सी बांध रखी है, दर बदर सड़क पर घुमा रही है, पाँव में चप्पल नहीं है, चेहरे की चमक उड़ चुकी है। सरकार जाते ही सब गायब हो गया, सारी हेकड़ी निकल गई सर। नहीं, देखिए, ये है कि ऐसा हुआ है पहले भी, और ख़ास करके वो इसलिए होता है कि जब इस प्रकार के अपराधी हों और उससे उन्होंने डरा के धमका के एक माहौल बनाया हुआ हो, तो जनता में आत्मविश्वास लाने के लिए उनको सुरक्षित एक ऑप्टिक्स जो है वो दिखाया जाता है प्रशासन का, ताकि उससे जनता में विश्वास हो और जनता जो है उसको ये भरोसा हो कि शायद अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, या शायद विधि व्यवस्था लॉ, क्योंकि याद रखिए ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर विधि व्यवस्था होगी तभी समृद्धि आएगी। बिना विधि व्यवस्था और सामान्य सुख के समृद्धि भी नहीं आती। तो ये मुझे लगता है कि एक ऑप्टिक्स है और उस ऑप्टिक्स में किया गया है, और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज है, क्योंकि जन विश्वास से ज्यादा बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। ठीक, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। यूपी के बहराइच की रैली में टीएमसी की बगावत पर उन्होंने तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी के नेता सिर झुकाकर लाइन लगाते हुए बीजेपी के साथ हो गए, दिल में मदीना आंख में काबा कहने वाले बीजेपी के साथ चले गए। बहराइच में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने टीएमसी बगावत को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों को घेरा। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के।
एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। अब जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वे यूपी में बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है, बशर्ते उन्हें बराबरी का सम्मान और दर्जा मिले। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अवध के मुस्लिम बेल्ट वाली पिच पर असदुद्दीन ओवैसी ने दनादन बैटिंग की है और समस्या इससे बीजेपी को नहीं है, बीजेपी को तो फायदा है। समस्या किससे है? वो अखिलेश यादव को है। ठीक प्रोफेसर साहब, यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। नहीं, तो उन्होंने प्रश्न तो अखिलेश यादव जी के लिए ही उठाया है, क्योंकि अभी क्या है कि बिहार में और यूपी में, जहां बिहार में तेजस्वी यादव और यहाँ ये दरअसल मुसलमान वोट बैंक की राजनीति ये करते रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो हम समझते हैं वो दरअसल लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी ही करती रही है। अब सवाल यह है कि उस वोट बैंक का शेयर लेने एक मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम के धर्म के आधार पर राजनीति करने वाला एक व्यक्ति वहां जाकर कह रहा है कि मैं मुसलमानों का पूरे देश में सबसे बड़ा संरक्षक मैं हूं, अब तुम लोगों ने जो छोटे छोटे बैंक बनाए उसमें से मेरा शेयर दे दो क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूं। तो ये जो समस्या फंस गई है, ये कौन मुस्लिम वोटों का कौन सबसे बड़ा संरक्षक है या किसकी सबसे बड़ी ठेकेदारी है, ये आपस में ही ये नहीं तय हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो एक तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा ये भी है कि जो हिंदू वोटर हैं उनमें सजगता आएगी और हिंदू जो धर्म है जिसमें जात पात की जो समस्या सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है कि उसको पाटने में बहुत सफलता मिल पाएगी। जो लोग चाहते हैं कि जो जातिगत आधार है उसको पाटकर हम एक समरूपी समाज बना सकें। ठीक, महाराष्ट्र में भी मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले कोई कमेंट सज्जन जी, ये जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, इन्होंने तो आरजेडी को भी कहा था कोई गठबंधन नहीं हुआ, मुस्लिम किस तरह से वोट करेगा, हम आगे की बात कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना बेहतर समझेगा या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए, अभी तक मुस्लिम जो जनमानस रहा है वोटिंग का, वो ये रहा है कि जो भी बीजेपी को हराए सीट दर सीट उसको वोट करेगा। लेकिन अब तस्वीर क्या बदल रही है कि मुस्लिम्स को भी ये दिखने लगा है कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज हैं, ठीक है, उन्हें भी उनके अलावे अगर बाकी हिंदू जातियां जो हैं अगर वोट नहीं कर रही हैं तो उसका प्रासंगिकता क्या है? फिर आप हुमायूं कबीर के साथ जाए, ओवैसी के साथ जाए, अपनी अपनी पार्टीज के साथ। अब अभी तक क्या होता था कि आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करते थे, अभी ओवैसी का बदला है ये। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं, टीएमसी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टी है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो आने वाले समय में आप देखिएगा, मुस्लिम्स को जब ये दिखेगा कि जो सेकुलर पार्टियां उनके नाम पे वोट करती हैं लेकिन उन्हें बाकी हिंदू वर्ग का वोट नहीं मिल रहा है, तो जब हमारे ही वोट से आना है तो हम अपनी पार्टी को चुनेंगे। नहीं तो पर इनको उत्तर प्रदेश में कोई हुमायूं कबीर भी तो चाहिए, समय आएगा, वो धीरे धीरे। देखिए, पीस पार्टी थी, उसके अलावे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल थी। कहने का मतलब है एक ये चीज होगा कि अभी आपके साथ यादव हैं, उसके अलावा और कितनी जातियां आ रही हैं। पर एक चीज तय है कि जिस प्रकार से ओवैसी खुलेआम अपील कर रहे हैं, क्या वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धाराओं के अनुरूप है? नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम भारत को सच में एक सशक्त राज्य बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति की कोई जगह नहीं। अलायंस अब होगा या नहीं होगा ये तय तो अखिलेश यादव करेंगे और इसकी संभावना भी मुझे नील ही दिखाई दे रही है।